तो आज की क्लास में हम कंट्रोल स्टेटमेंट जो पार्ट है उसको आगे बढ़ाते हुए लूपिंग स्टेटमेंट्स को कवर करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने ब्रांचिंग स्टेटमेंट जैसे इफ एल्स और ये सभी चीजों को कवर किया था। आज हम लूपिंग स्टेटमेंट को कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पता है कि लूप को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। लूप का यूज किया जाता है किसी भी रिपीटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अगर हमें कोई भी काम बार बार करना है तो हम लूप का यूज करेंगे। और लूप सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्टेटमेंट या कंपोनेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, क्योंकि लूप ही वो पावर होती है जिससे हम कंप्यूटर को एक बार कोई काम समझाते हैं और लाखों हजारों बार उसे रिपीट करने के लिए कहते हैं ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझ लेते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स को भी हम समझेंगे और एक वीडियो के माध्यम से भी हम इसको समझेंगे। तो मैं कुछ फीडबैक भी लेना चाहूंगा आप लोगों से। मैं पूछना भी चाहूंगा कि लूप के पढ़ने के साथ साथ हम ये जानना चाहते हैं कि किसी को सीरीज सीरीज का नाम आप सुने होंगे, सीरीज के बारे में कुछ पता है? कुछ बता सकते हैं सीरीज क्या होती है और किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? क्योंकि सीरीज को जानना जरूरी है। लूप जो है पूरी तरीके से सीरीज पर आधारित होता है। तो सीरीज के बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं तो बताइए। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, चलिए मैं ही बता देता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो पहली वाली जो है वो सीरीज है, दूसरी वाली भी सीरीज है, ये भी सीरीज हो सकती है, ये भी सीरीज हो सकती है और ये भी सीरीज है। हम ज्यादातर ये सोचते हैं जो सीक्वेंस में होता है उसे सीरीज कहते हैं, लेकिन सीरीज का मतलब होता है कि उसमें एक फॉर्मूला, सीरीज कुछ नहीं होती है, एक फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा हुआ है +1 का, और उस फॉर्मूला को आप लास्ट डिजिट में लगाए, लास्ट एलिमेंट पे लगाइए और अगला एलिमेंट अगर आप करेक्टली प्राप्त कर ले रहे हैं तो ये एक सीरीज कहलाएगा। तो ऐसे नंबर का सीक्वेंस जिसमें +1 का फॉर्मूला लगा हो, ध्यान दीजिए +1 का फॉर्मूला लगा हो, इसको हम नेचुरल नंबर की सीरीज बोलते हैं और इसको हम अपनी रियल लाइफ में यूज भी करते हैं, इसलिए हम इससे बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं। लेकिन ये सारी सीरीज जो दिख रही है इसको हम अपनी रियल लाइफ में यूज तो नहीं करते, लेकिन कंप्यूटर में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे कंप्यूटर की जो ग्राफिक्स है, आप यहाँ पर कई अच्छे अच्छे ग्राफिक्स देखते होंगे, डिजाइन देखते होंगे, उसमें ये सीरीज का यूज किया जाता है। जैसे रंगोली की पैटर्न की प्रिंटिंग होती है, स्क्रीन पर कोई फूल बनाया जाता है, क्लिप आर्ट बनाया जाता है, उसमें ये सारी सीरीज जो होती है वो काफी ज्यादा यूज होती है। तो हम जो अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं वो ये वाली सीरीज है, इसलिए हमको ये काफी आसान लगता है। तो जिस नंबर की सीक्वेंस में +1 का फॉर्मूला लगा हो उसको हम नेचुरल नंबर की सीरीज बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस सीरीज में फॉर्मूला लगा है C=A+B। तो जिस ये एक सीरीज एक्चुअली एक फॉर्मूला ही होता है और कुछ नहीं होता है। क्लियर है? इसको भी मैं भी आपको समझाऊंगा जो इस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। तो ये जो सीरीज है इसका फॉर्मूला है C=A+B, यानी कि ऊपर के जो दो नंबर है इनको ऐड करिए और तीसरा नंबर मिल जाएगा आपको। फिर इन दोनों को ऐड करिए, ये मिल जाएगा। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे और नेक्स्ट नंबर आप निकाल ले रहे हैं तो ये एक सीरीज कहलाएगा, भले ये सीक्वेंस में नहीं है। तो सीरीज का एक्चुअल मीनिंग होता है एक फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला को आप लास्ट एलिमेंट पे लगा करके नेक्स्ट एलिमेंट निकाल ले रहे हैं तो वो सीरीज कहलाएगी। यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगा है? पहले 1 2 3 तीन नंबर दिए हुए हैं और यहाँ पर फॉर्मूला लगा है D=A+B+C। क्लियर है? तो ये जो फॉर्मूला है D=A+B+C, इसमें तीन को जोड़िए 1 2 3 और अगला एलिमेंट निकल गया 6। फिर इन तीन को जोड़िए 2 3 5 और 6 11 आ गया। अब अगला एलिमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? इन तीनों का सम निकालना होगा। तो इन तीनों का सम निकाल सकते हैं आप, आएगा आपका 20। और आपने अगला एलिमेंट निकाल लिया है तो ये क्या कहलाएगा? ये एक सीरीज है और किसी भी फॉर्मूला को एक नाम दे दिया गया है। जैसे इसको फिबोनाची सीरीज नाम दिया गया है। फिबोनाची कोई साइंटिस्ट होगा, कोई मैथमेटिशियन होगा जिसने इस फॉर्मूला को जनरेट किया और इस पैटर्न को जनरेट किया, और इस पैटर्न को वो पाया कि कई सारे जो राउंडेड शेप के जो ग्राफिक्स होते हैं वो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे सूरजमुखी का जो फूल होता है
उसमें आप देखेंगे कि जो उनके जो बीज होते हैं वो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाए जाते हैं, डिजाइन किए हुए होते हैं। तो आप इस फॉर्मूला को लगा के सूरजमुखी का फूल का पैटर्न काफी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। वैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स में इसको यूज किया जाता है। तो उसने, कोई साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, उसका नाम फिबोनाची था, इसलिए इस फॉर्मूले को उसके नाम से रख दिया गया, फिबोनाची सीरीज। ऐसे ही लुकास नाम का कोई पर्सन था जिसने इस फॉर्मूले को बनाया था और इस पैटर्न को इम्प्लीमेंट किया था उसने, तो इस सीरीज का नाम रख दिया लुकास सीरीज। और जहां पर +1 का फॉर्मूला लगा होता है उसको हम रियल लाइफ में यूज करते हैं और नेचुरल नंबर की सीरीज बोलते हैं। तो आपको अब इतना क्लियर हो गया है कि सीरीज होती क्या है। सीरीज एक्चुअल में एक फॉर्मूला है और उसको प्रीवियस एलिमेंट पे लगाकर आप नेक्स्ट एलिमेंट को निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात। अब सब दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, सीरीज में कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया होना कंपलसरी होता है। क्योंकि आपको मैं इस तरीके से समझाता हूँ, जैसे हमारी नेचुरल नंबर की सीरीज है वो कुछ इस तरीके से बनी होती है। ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं पता, किसी भी सीरीज का स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं पता होता है। माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक सीरीज होती है। यानी कि आप, हमारा जो सीरीज है जिसका सेंटर अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर बोलूं, ये वाला पॉइंट जो है ये मेरा सेंटर है, तो इसको हम सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। तो आपको पता है कि आपका जो नंबर है वो 0 से स्टार्ट होगा और बढ़ते 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 कोई उसका अंत नहीं है। आप 1000, लाख, 10 लाख, करोड़ और बढ़ते जाएंगे, कभी खत्म नहीं होगा। उसी तरीके से माइनस में भी आप जाएंगे तो कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए सीरीज का कोई न तो और होता है ना ही छोर होता है, या ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होती है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होती है। केवल एक फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा +1 का, और इस फॉर्मूले में इस पार्ट को हम कट करते हैं। किसी सीरीज का एक पार्ट हम कट कर लेते हैं। इसको कट करने का मीनिंग है कि हम इस पार्ट को जब कट करेंगे, अलग करेंगे, तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, मान लीजिए यहाँ पर है 11, क्या है ये 11, और इसका जहां तक हमने कट किया वो था 19। तो इस पार्ट को जब कट किया तो ये जो सीरीज बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। ये कुछ इस तरीके से सीरीज हमारी क्रिएट हो गई है। और ये सीरीज जो हो सकता है किसी स्टूडेंट का रोल, हमारे यहाँ 11 स्टूडेंट थे या 9 स्टूडेंट थे, ये उनका रोल नंबर है। तो एक सीरीज जो थी उसका एक हिस्सा हमने काटा, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट बनाया और एंडिंग पॉइंट बनाया, और उस सीरीज का पैटर्न हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। तो कोई भी जो हम सीक्वेंस अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं वो एक सीरीज का हिस्सा होता है, न कि पूरी कंप्लीट सीरीज होती है। पूरी कंप्लीट सीरीज बनाना किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि सुपर कंप्यूटर को भी आप लगा देंगे तो पूरी कंप्लीट सीरीज वो बना नहीं पाएगा। तो सीरीज का एक छोटा सा हिस्सा हम अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं, और सीरीज का हिस्सा हम यूज करने के लिए हमें 3 बिंदुओं पर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान देना होता है। पहला हिस्सा जो कहलाता है वो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। और दूसरा हिस्सा जो कहलाता है वो है आपका एंडिंग पॉइंट, ये आपका एंडिंग पॉइंट है। और तीसरा हिस्सा जो कहलाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कि फॉर्मूला होता है। जो यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है वो इन एलिमेंट के बीच का गैप है, और इस सीरीज में +1 है। यानी कि अगर मैं किसी सीरीज का फॉर्मूला आपको बता दूं, फॉर्मूला बताने के बाद मैं बोलूं कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, तो एग्जैक्ट वही सीरीज आप बना लोगे जो मैं सोचा हूं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर, अगर मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कि मेरी सीरीज का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू A प्लस बी, यानी कि फिबोनाची सीरीज का फॉर्मूला है। मैं बोल रहा हूं कि आप एक फिबोनाची सीरीज जनरेट करिए, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा इसका 1,3। क्योंकि फिबोनाची सीरीज में 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो 2 नंबर पहले देना होगा, और एंडिंग पॉइंट इसका होगा, मान लीजिए मैं दे देता हूं 16।
एंडिंग पॉइंट होगा 16। तो आप फिबोनाची सीरीज कैसे क्रिएट करेंगे, पहले 1 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे। मैं फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं। फिबोनाची सीरीज कैसे क्रिएट करेंगे, मैंने बताया स्टार्टिंग पॉइंट 1 और 3। फिबोनाची सीरीज में 2 स्टार्टिंग पॉइंट देना जरूरी है, तभी थर्ड एलिमेंट निकलेगा। और ये स्टार्टिंग पॉइंट यूजर डिफाइंड होता है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि 1 और 1 ही लें। यूजर बता देगा कि 1 और 3 लेना है, तो यहाँ से फिबोनाची सीरीज स्टार्ट होगी। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मैंने 11 लिया। जनरली लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, कोई जरूरी नहीं है 1 से ही सीरीज स्टार्ट होगी। सीरीज की स्टार्टिंग पॉइंट हम डिसाइड करते हैं, और मैंने यहाँ डिसाइड किया था 11। तो मैंने यहाँ पे फिबोनाची सीरीज को डिसाइड किया है कि फिबोनाची सीरीज 1,3 से स्टार्ट होगी। तो आप एग्जैक्ट वही फिबोनाची सीरीज बनाएंगे जो मैंने सोचा था। अगला नंबर क्या होगा हमारा, 4। अगला नंबर होगा 7। अगला नंबर होगा 11। और अगला नंबर होगा 18 नहीं होगा, क्योंकि ये 16 से बड़ा हो जा रहा है। क्लियर है। तो ये सीरीज ही मैंने सोची थी, और आपने एज इट इज यही सीरीज बनाई। तो किसी भी सीरीज को बनाने के लिए हमें 3 चीजों को बताना होता है। पहला होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, पहला होता है स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा होता है एंडिंग पॉइंट, और तीसरा होता है फॉर्मूला। तो अगर मैं आपको कोई फॉर्मूला बताऊं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बता दूं, तो एग्जैक्ट वही सीरीज आप बना लेंगे अपनी कॉपी में, जो मैं यहाँ पर अपने दिमाग में सोच रहा हूं। जैसे मैंने अभी अपने दिमाग में इस सीरीज को बताता हूं। मैं आपको बोलता हूं कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा 15, एंडिंग पॉइंट होगा एंडिंग पॉइंट होगा 14,1917। ये मेरा एंडिंग पॉइंट है, और फॉर्मूला है +1 का, यानी कि नेचुरल नंबर की सीरीज है। तो ये काफी बड़ी सीरीज है, लेकिन मैं अपने दिमाग में जो भी नंबर सोचा हूं एज इट इज वही वही नंबर उसी उसी सीक्वेंस में आप लिख के दिखा देंगे, भले ही आपको समय लगेगा। यही 3 चीज अगर मैं कंप्यूटर को बता देता हूं कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, और फॉर्मूला ये है, तो कंप्यूटर 1 सेकंड में मुझे एग्जैक्ट वही वही नंबर उसी उसी सीक्वेंस में लिख के दे देगा जो मैंने अपने दिमाग में सोचा है। क्लियर है। तो आपको सीरीज का मीनिंग यहाँ पर समझ में आ गया। सबसे पहला चीज है कि सीरीज एक फॉर्मूला होता है, और बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जैसे ये एक सीरीज है 0, 1, 0, -1। ये कौन सी सीरीज है, इसको देख के आप काफी आसानी से पहचान सकते हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करता हूं, तो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि ये कैसी सीरीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं एक ऐसी सीरीज के बारे में बात करता हूं जो 0 से 1 जाती है और फिर 1 से 0 आती है, इसको आप लोग कभी साइन सीरीज, कॉस सीरीज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें वैल्यू 0 से 1 की ओर बढ़ती है, फिर 0 आती है, फिर -1 आती है, फिर 0 आती है। और आप देखेंगे कि ये 0 है, नेक्स्ट वैल्यू 1 है, फिर 0 है, -1 है, और फिर अगली वैल्यू हो जाएगी 0। और इसमें साइन कॉस टेन का फॉर्मूला लगा होता है। साइन सीरीज, कॉस सीरीज, इस टाइप का बोलते हैं। तो ये भी एक सीरीज ही है, और इसका यूज वाइब्रेशन वाली जितनी भी चीजें हैं और इस टाइप की फ्रीक्वेंसी वाली जितनी चीजें हैं उसकी कैलकुलेशन में यूज किया जाता है, जो पैटर्न अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो ये सीरीज भी कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे खत्म होगी, इसका कोई हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। केवल उसका एक पार्ट हम यूज कर सकते हैं, इतना हिस्सा हम कट करके उसको यूज कर लेते हैं। क्लियर है। तो हमारा आज का जो टॉपिक था उसमें मैंने एक हिस्सा कवर किया कि हम लूप का यूज करने जा रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि लूप सबसे ज्यादा यूज होने वाली स्टेटमेंट है कंप्यूटर में, और लूप का यूज सीरीज के साथ ही किया जाता है। तो पहले मैंने सीरीज के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है कि सीरीज क्या होती है, एक फॉर्मूला होता है, और उसका एक पार्ट हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं, और अलग अलग सीरीज अलग अलग जगहों पे यूज होती है। तो अब हम देखते हैं कि लूप को सीरीज के साथ कैसे हम जोड़ सकते हैं, वो देखते हैं। क्लियर है। तो अब आते हैं लूप में। लूप हमारा जो है उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। मैंने पहले भी बताया कि एंट्री कंट्रोल लूप जो है वो लूप की बॉडी एंटर करने से पहले ही कंट्रोलिंग का काम करता है। यानी कि कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप सेंटर में एग्जाम देने आए हैं, तो एग्जाम सेंटर में घुसने के पहले ही आपका एडमिट कार्ड चेक हो जाएगा। अगर आप वैलिड है तभी आपको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी।
लेकिन एग्जिट कंट्रोल लूप ऐसा नहीं होता। एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है, आपको हर किसी को अलाउ कर देता है, लेकिन जब आप एग्जाम दे करके बाहर निकलते रहेंगे उस समय आपकी वैलिडिटी चेक की जाएगी। यानी कि एक बार एंट्री करने का मौका सभी को दे देता है एग्जिट कंट्रोल लूप। लेकिन एंट्री कंट्रोल लूप आपको तभी एंटर करने देगा जब आप वैलिड है। इस तरीके से दो प्रकार के लूप को दो ही कैटेगरी में बांटा गया है। तो फॉर लूप और जो वाइल लूप होते हैं उनको एंट्री कंट्रोल लूप की कैटेगरी में रखा गया है, और जो डू वाइल लूप है उसको एग्जिट कंट्रोल लूप की कैटेगरी में रखा गया है। तो आइए देखते हैं कि इनमें क्या समानता है और कैसे हम इसको वर्क कर सकते हैं। नहीं मेरे पास है। ओके, तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं आगे कि एक छोटा सा प्रोग्राम हम जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा HTML का कोड एडिटर हमने ओपन किया है लेफ्ट साइड में, जिसमें नोटपैड प्लस प्लस यूज किया है। इसमें test1.html को हमने ओपन किया है। यहाँ पर हम कोड करेंगे जावास्क्रिप्ट में, और सेव करने के बाद जब यहाँ लोड करेंगे तो हमें आउटपुट यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि सेम फाइल को हमने ओपन किया हुआ है यहाँ पर। तो चलिए आइए लूप का एक प्रोग्राम यहाँ पर बनाकर देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। डिक्लेयर करने के लिए वेर नाम का जो वर्ड है, कीवर्ड है, वो यूज करते हैं, और इसमें इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन भी होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ऑप्शनल है, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। और आपको पता है कि फॉर लूप, ये इसका जो सिंटेक्स होता है लगभग सी के जैसा मिलता जुलता है। तो अगर मुझे कंप्यूटर को तीन चीज बतानी है, मैं 1 से 10 तक की गिनती प्रिंट करना चाहता हूं, तो कंप्यूटर को तीन चीज बताऊंगा। पहला उसका स्टार्टिंग पॉइंट, उसका एंडिंग पॉइंट, और उसका गैप। इस गैप को मैंने +1 का जो फॉर्मूला लिखा है, इसको हम सी की लैंग्वेज में ऐसा भी लिखते हैं, जिसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो चाहे आप वो लिखिए चाहे ये लिखिए, एक ही मीनिंग है। और मैंने यहाँ पर इसको बता दिया है कि क्या जो हमारा लूप रहेगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा 1, एंडिंग पॉइंट होगा 10, और गैप कितना होगा +1 का। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ आई की वैल्यू। तो प्रिंट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट, सॉरी, यहाँ पर देखेंगे कि HTML हमको ना अपडेशन अलाउ नहीं करता। तो अपडेशन अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा हूँ। इसको देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट किया और कॉन्कैट करके यहाँ पर मैं क्रिएट कर दूंगा। पहले एक ब्लैंक स्ट्रिंग मैंने क्रिएट किया, और यहाँ पर मैं लिखूंगा s = s प्लस आई, और इसके बाद मैं लिखूंगा प्लस br का मतलब होता है लाइन चेंज करने के लिए। br लिखा है मैंने, जो आप सी में /n लिखते हैं वही लिखा है। तो i प्लस br, यानी पहले कंडीशन में i की वैल्यू क्या रहेगी 1। तो ये 1 और फिर लाइन चेंज हो जाएगा, फिर 2 और लाइन चेंज हो जाएगा। इस तरीके से 10 बार लूप चलेगा। क्लियर है? तो जब ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा ना, तो s में कुछ ऐसी वैल्यू रहेगी। s में 1 या 2 br, 3 br, और ये सब एक ही लाइन पर रहेगी ऐसी। तो जब मैं इसको HTML में लिखूंगा तो ये आउटपुट में कैसा आएगा, br के वजह से लाइन चेंज हो जाएगी, ऐसा दिखेगा। तो मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ 1 br, 2 br, 3 br, ऐसा 10 br तक मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और जब प्रिंट करूंगा तो ऐसा दिखेगा। ठीक है? तो इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करने के लिए, जब लूप खत्म हो जाएगा तो प्रिंट करने के लिए मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब मुझे एक एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो पहले बॉडी में ना मैं एक p टैग क्रिएट कर लेता हूँ, और इसकी आईडी दे देता हूँ मैं साइन। मैंने एक p टैग क्रिएट किया है, और आपको मैं ये दिखाने के लिए यहाँ पर p टैग जो है वो ब्लैंक है, जिसकी आईडी क्या है, साइन। तो जो p टैग यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है, वहां पर 1 2 3 प्रिंट होगा। एक ब्लैंक चीज हमें बनानी पड़ेगी। HTML में यहाँ पर ऐसा प्रोवाइड नहीं करता कि आप कभी भी आके यहाँ पर ऐड कर दो। ये थोड़ा सा इंटरफेस की वजह से हमको ये सब करना पड़ रहा है, डायरेक्ट हम यहाँ पे प्रिंट नहीं करा सकते। ठीक है? तो गेट एलिमेंट बाय आईडी आप लिखेंगे, और यहाँ पर आईडी में लिखते हैं साइन डॉट, मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, इनर HTML। याद आ रहा होगा ये स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आप इनर HTML में s को प्रिंट कर दीजिए। क्लियर है? इनर HTML = s।
तो यहाँ पर जो भी एस आपका क्रिएट हुआ है 1 से 10 तक, वो यहाँ पर इस पी को रिप्लेस करके वहां पर आ जाएगा। आपको पता है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। क्लियर? तो ये जो कोड मैंने लिखा है, यहाँ पर हम इस हिस्से को समझ रहे हैं, न कि इस हिस्से को, क्योंकि इसको हम पहले ही समझ चुके हैं कि ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो है वो क्या काम करता है और ये क्या काम करता है। इसको रिप्लेस करेगा वो एस से। अब एस में यहाँ पर जनरेट करने का काम जो है फॉर लूप कर रहा है और हम इसको फोकस कर रहे हैं, इस हिस्से को। तो यहाँ पर जब हम इसको सेव करेंगे और जब लोड करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 से लेके 9 तक की गिनती आ गई है, और आप एंडिंग पॉइंट के लिए यहाँ पर इक्वल टू लगा देंगे तो 1 से लेकर के 10 तक की गिनती यहाँ पर आ जाएगी। मैंने कंप्यूटर को बताया कि हमारी गिनती यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ पे खत्म करिए और एक एक का गैप रखिए। अब मैं कंप्यूटर को जैसे बड़ी गिनती प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैं देखिए यहाँ पर बी आर को हटा देता हूं ताकि स्क्रीन पर बहुत सारी चीजें आ सके, और मैं यहाँ पर 100 के बदले लिखता हूं 500। मैंने 100 के बदले क्या लिखा, 500 लिखा, और i इक्वल टू आई प्लस 2 कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नंबर्स आए हैं बहुत सारे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17। ये दो दो का गैप क्यों आ रहा है 1 3 5? क्योंकि मैंने यहाँ पर उसका फॉर्मूला चेंज कर दिया, उसका फॉर्मूला चेंज किया है, और ये बी आर नहीं लिखा है, इसलिए देखिए ऐसा बहुत लंबा सा 500 तक 499 तक गया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा आउटपुट आए तो इसके साथ बी आर लिख दीजिए आप। यहाँ पर फिर से मैं लिखता हूँ 500 और यहाँ पर लिखता हूँ i इक्वल टू आई प्लस 2। जब मैं इसको सेव करूंगा तो देखिए मैंने कंप्यूटर को बताया मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है 1, मेरा एंडिंग पॉइंट है 500 और दो दो का गैप है। क्लियर है? तो जब मैं इसको लोड कराऊंगा तो देखिए ये आपको आउटपुट ऐसा दिखाई देगा 1 3 5, और एज इट इज मैंने यही सोचा था, और 1 सेकेंड के अंदर देखिए उसने ये लिख दिया। अब जैसे मैंने सोचा है कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा 11 और एंडिंग पॉइंट होगा 14 19, या थोड़ा बड़ा नंबर हो गया है, मैं देता हूँ 719, और मेरा जो गैप होगा वो 3 3 का होगा। मैंने यही नंबर सोचा है, तो 11 के बाद क्या आएगा 14, 14 के बाद आएगा 17, और ऐसा कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। एज इट इज मैंने ये सोचा, कंप्यूटर को ये 3 चीज बताई, और देखिए मेरी सीरीज यहाँ पर जनरेट हो गई है 11 14 17, और इसका एंडिंग देखिए कहाँ पर है ये। तो बताने का बेसिक उद्देश्य ये है कि हमें कोई भी सीरीज जनरेट करनी है। सीरीज का बहुत महत्व है हमारे कंप्यूटिंग में, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को फटाफट एग्जीक्यूट करता है, यही उसका पावर है जिसकी वजह से हम उसको यूज करते हैं। और वो इस काम को करने के लिए हमें कंप्यूटर को ये 3 पॉइंट बताने होते हैं। पहला स्टार्टिंग पॉइंट, उसका एंडिंग पॉइंट, और वो फॉर्मूला जिसपे वो आगे बढ़ेगा। तो इन तीनों चीज को फोकस करके हम लूप में अलग अलग तरीके से लिखते हैं। आप देखेंगे कि हमारे पास जो लूप है, ये जो लूप है, इसमें भी आपको स्टार्टिंग एंडिंग और फॉर्मूला देना होगा, इसमें भी आपको स्टार्टिंग एंडिंग और फॉर्मूला देना होगा, इसमें भी आपको स्टार्टिंग एंडिंग और फॉर्मूला देना होगा, चाहे कोई भी लूप हो। इसके अलावा कोई और लूप भी अगर आप फ्यूचर में भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये 3 चीज लिखना ही पड़ेगा। बिना इस 3 चीज के आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो कंप्यूटर हो, उसको नहीं दे सकते हैं। क्लियर? तो ये था फॉर लूप। हमने अभी प्रैक्टिस करते करते फॉर लूप के सिंटेक्स को भी देख लिया, और फॉर लूप को भी हम यहाँ पर देख चुके हैं, और लगभग ये देखने में बिल्कुल इसका जो सिंटेक्स है वो बिल्कुल सी से मिलता जुलता है, सी लैंग्वेज से। क्लियर? और अब हम आगे और कवर करते हैं, वाइल लूप को भी कवर कर लेते हैं, और इसको हम थोड़ा सा एक वीडियो से समझेंगे। आइए देखते हैं, 5 मिनट का एक वीडियो है, उसको समझते हैं, देखते हैं, फिर हम उसमें किसी को डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा। तो आइए एक वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि अगर आपको फॉर लूप के बारे में पता है तो फॉर लूप से आप वाइल लूप
और डू वाइल लूप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे उसका यूज कर सकते हैं। इसमें केवल जो स्टेटमेंट्स हैं वो बस चेंज होते हैं, उसका जो सिंटेक्स है, उसका जो कंसेप्ट है बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं, उसके बाद आगे फिर डिस्कस करेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुशील दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर साई कॉलेज सेक्टर 6 भिलाई। आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो लूपिंग कंसेप्ट होता है उसमें फॉर लूप को वाइल लूप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपको फॉर लूप का कंसेप्ट पता है तो आप वाइल लूप को आसानी से कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं। हालांकि दोनों ही एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर आते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि लूप क्या होता है। किसी भी काम को अगर हमें बार बार करना है, कंप्यूटर में हमें रिपीटेड टास्क परफॉर्म करना होता है, तो हम लूप का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें 1 से लेकर के 10 तक की गिनती प्रिंट करनी हो तो 10 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के बजाय एक बार प्रिंट स्टेटमेंट लिख करके 10 बार लूप चलाया जा सकता है। तो जब भी हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना होता है कि किसी स्टेटमेंट को कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए हमें 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स के द्वारा कंप्यूटर को समझाना होता है। पहला स्टेटमेंट होता है उस लूप का स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा स्टेटमेंट होता है उसका एंडिंग पॉइंट, और तीसरा स्टेटमेंट होता है उनके सीरीज़ के बीच का गैप या टर्म्स के बीच का गैप। यहाँ पर जो ये स्टार्टिंग पॉइंट, गैप और एंडिंग पॉइंट है, ये बोलचाल की भाषा है। समझने के लिए इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और टेस्ट कंडीशन कहा जाता है। तो अगर मुझे कंप्यूटर को बोलना होगा कि 1 से 10 तक की गिनती प्रिंट करे, तो मुझे कंप्यूटर को उसका स्टार्टिंग पॉइंट, उसका एंडिंग पॉइंट और उनके टर्म्स के बीच के गैप को बताना होगा। ये कंप्यूटर को ही नहीं, अगर मुझे किसी इंसान को भी बोलना होगा कि आप यहाँ से यहाँ तक गिनती लिखिए, तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट बताना होगा 1, एंडिंग पॉइंट बताना होगा 10 और उनके बीच की गैप बतानी होगी। सेम उसी प्रकार से इन तीनों स्टेटमेंट्स के द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, तो अगर मैं फॉर लूप का यूज़ करूँ तो फॉर लूप में स्टार्टिंग एंडिंग और गैप जो है बोलचाल की भाषा है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में इनिशियलाइजेशन, हम इसी को यूज़ करेंगे। फॉर लूप में स्टार्टिंग, एंडिंग और गैप तीनों को एक ही लाइन में इस सीक्वेंस में दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, इस तरीके से नीचे जो टेक्निकल सिंटेक्स लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखने से कंप्यूटर को समझ में आ जाता है कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की सीरीज़ को प्रिंट करना है या उसके रिलेटेड कुछ काम करने हैं। तो एक कोड देखते हैं हम। ये कोड जो है सी में लिखा हुआ है। इसमें यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ किया गया है। इनिशियल या इनिशियलाइजेशन जो है वो 1 से किया गया है, यानी लूप का इनिशियल पॉइंट जो है वो 1 है, एंडिंग पॉइंट है 10 और उनके बीच में 1 का गैप है। अगर सीरीज़ प्रिंट करे तो हालांकि ये जो कोड है वो 1 से लेकर 10 तक की गिनती ही प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से इन 3 स्टेटमेंट्स का यूज़ करके हम कंप्यूटर को किसी सीरीज़ को प्रिंट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं लूप के द्वारा। आगे देखते हैं फॉर लूप और वाइल लूप में कुछ कंपैरिजन करते हैं। फॉर लूप का जो सिंटेक्स होगा बोलचाल की भाषा में, कुछ स्टार्टिंग, एंडिंग और गैप तीनों कंडीशन को इस सीक्वेंस में एक ही लाइन पर दिया जाता है, जबकि वाइल लूप में सीक्वेंस सेम है बट लाइन्स का अंतर है। ये तीनों एक ही लाइन में ना होकर के स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन में होता है, उसके बाद कहीं पर एंडिंग होता है, उसके बाद फिर कहीं पर गैप होता है। ये तीनों अलग अलग लाइन पे होते हैं, बट एग्जीक्यूशन का जो सीक्वेंस है वो सेम होता है दोनों का, स्टार्टिंग एंडिंग गैप, स्टार्टिंग एंडिंग गैप। एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर टेक्निकली बोले तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होगा, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन और इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। और वाइल का जो सिंटेक्स होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इसको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपका है इनिशियलाइजेशन कहलाता है। इसी सेम इस तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। नीचे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 1 है, एंडिंग पॉइंट 10 है और ये इंक्रीमेंट जो है +1 का गैप दिया गया है। सेम वैसे ही वाइल लूप में भी यहाँ पर जो इनिशियल पॉइंट है वो यहाँ दिया हुआ है, एंडिंग पॉइंट है जो यहाँ दिया हुआ है और उनके बीच का गैप यहाँ दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि इसमें हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इन दोनों का जो
सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होगा। ये फॉर लूप का कोड है जो 1 से लेकर के 10 तक की गिनती प्रिंट करेगा। अगर इस लूप को मुझे वाइल लूप में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले मैं इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। ये सेम कॉपी हो गई। अब हमें सिर्फ 3 चेंजेस यहाँ पर करने हैं और ये जो फॉर लूप है वो वाइल लूप में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला चेंजेस है, ये फॉर में उठा के हमको वाइल लिखना है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। फॉर हटा के यहाँ पे वाइल लिख दिया गया है और स्टार्टिंग को ऊपर ले गया है और गैप को नीचे ले गया है। सिर्फ 3 चेंजेस करना है, फॉर में हटा के वाइल, स्टार्टिंग को ऊपर और गैप को नीचे ले आना है। सिर्फ इतना ही काम करना है। तो देखते हैं हम यहाँ पर कैसे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर को यहाँ पर मिटाते हैं और यहाँ पर आ जाएगा आपका वाइल। पहले काम हो गया। दूसरा काम जो है हमारा जो स्टार्टिंग है, इनिशियलाइजेशन का जो कंडीशन है उसको स्टेटमेंट है उसको ऊपर ले जाना होगा। तो ये हमारा दूसरा काम हो गया। तीसरा जो काम है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट है, उसको नीचे ले आना है। ये तीसरा काम हो गया। अब हमारा जो ये फॉर लूप था वो कन्वर्ट हो चुका है वाइल लूप में। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने केवल 3 काम किए हैं। पहला काम किया वाइल, फॉर मिटा के वाइल लिखा। दूसरा काम जो स्टार्टिंग कंडीशन थी या जो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट था उसको ऊपर ले गए और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट था उसको नीचे ले आए बॉडी ऑफ द लूप के। तो इस प्रकार से ये दोनों ही लूप का जो आउटपुट है वो 1 से लेकर के 10 तक होगा। ये फॉर लूप में लिखा गया कोड है और ये वाइल लूप में लिखा गया कोड है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। क्लियर हुआ आपको कि कैसे फॉर लूप को वाइल लूप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेम लगभग इसी तरीके से अगर मुझे इसको फॉर लूप को वाइल लूप में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है, और फॉर मिटा के वाइल लिख दूंगा और ये जो कंडीशन है इसको नीचे ले जाऊंगा। केवल इतना चेंजेस करना है, 3 चेंजेस करना होता है। तो ये देखिए सेम जो मेरा आउटपुट था वो अब वाइल लूप में कन्वर्ट हो गया है। थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं 12 लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये चेंज हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लोड करूंगा तो देखिए 12 से लेके वो मेरा आउटपुट हो गया। तो ये फॉर लूप को मैंने कैसे वाइल में फटाक से कन्वर्ट कर लिया। 3 चेंजेस किया मैंने, फॉर को मिटा के वाइल, इसको उठा के ऊपर और इसको उठा के नीचे रख दिया। सिंपल सा कंसेप्ट है। क्लियर है? तो आप लोगों को समझ में आया होगा ये। इसमें कुछ आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं।